में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज बात करेंगे हम मोदी सरकार के 9 साल का समय, 2014 मई 2014 से और अब तक का सफर, कैसा सफर रहा, क्या योजनाएं रही, मायने रखती हैं। क्योंकि मोदी साहब के उस समय जब स्लोगन्स हम देखा करते थे तो महिला को केंद्र बिंदु काफ़ी कुछ रखा गया था। महंगाई की मार हो या दूसरे मुद्दे हों, बहुत वो अत्याचार, नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सही, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो खैर चलिए, हम तमाम जो मोदी जी की योजनाएं रही वो आपको स्क्रीन के जरिए दिखाई हैं हमने। और हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट हैं। अनुराधा माहेश्वरी जी हमारे साथ में बीजेपी से हैं और हमारे साथ मीनाक्षी सेठी जैदी जी आम आदमी पार्टी से हैं। गुंजन जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा जी आपके पास में आना चाहूँगा। मोदी साहब के 9 साल का कार्यकाल रहा है। यूँ देखें तो योजनाओं का सफ़र, सारी बातें रही हैं। एक नई बात कही गई कि 2014 से पहले विकास का ढर्रा, विकास का पैरामीटर सबको 2014 के बाद ही बताया गया। कुछ बातों से ऐसा लगता है कि जैसे 2014 से पहले हुआ ही नहीं कुछ। तो जो कुछ देश में हम देख रहे हैं सिर्फ 9 साल का सफर माने इसे। 9 साल पहले तो आपको बता दूं कि आज की ताज़ा राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे अशोक गहलोत जी। जहां पर सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई है तो नारियों की हुई है। बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 गढ़ बन चुका है। अभी अपन केंद्र सरकार की बात हाँ, बिल्कुल केंद्र सरकार के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ मैं। तो राजस्थान में आप कह रहे हैं कि 9 साल में ही यह सब हुआ है, तो मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये बीजेपी का दावा है। हाँ, बिल्कुल 9 साल में ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने तो महिला के उत्थान के लिए योजनाओं की बौछार कर दी। लेकिन हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जैसे मोदी जी ने चलाई सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जीरो टॉलरेंस पर जीरो टॉलरेंस पर बैंक में खाते खुलवाना। खुद की टीम में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 11 महिलाओं को पहली बार खुद की टीम में लिया उन्होंने। तो महिलाओं के लिए मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया। मोदी जी का एक ही नारा था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास। तो उन्होंने यह जमीन पर लाकर उकेरा। जन सेवक है मोदी जी और पूरे भारत के जनता के सेवक है। उनके जैसा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। महिला उत्थान के लिए उन्होंने जो किया वो आज तक कहीं भी नहीं हुआ, या कहीं भी देख लो आप। तो इस वजह से माना जा रहा है कि जो कुछ हुआ है वो अभी देख सकते हैं, विकास का एक नया आयाम साबित हुए हैं 9 साल में। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मीनाक्षी जी आपके पास में आना चाहूंगा। इस 9 साल के सफर पे एक रिएक्शन चाहूंगा हमारी डिबेट के माध्यम से आपका। देखिए, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी नई नई स्कीम्स के नाम, उज्ज्वला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 2019। मैं 9 साल की बात भी नहीं कर रही। 2019 में जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो उसमें उन्होंने महिलाओं पे भी जिक्र किया। 37 बार महिलाओं का उल्लेख आया पूरे मैनिफेस्टो के अंदर। उसमें उनमें मैं 2 पॉइंट्स लेना चाहूंगी। एक, उन्होंने बात की थी कि हम महिला की सिक्योरिटी को उच्च प्राथमिकता देंगे, और दूसरा उन्होंने बात की थी कि हम महिला रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे। तो महिला रिजर्वेशन बिल का क्या हश्र हुआ वो आप सब जानते हैं। अभी तक महिला रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस करने की भी बात नहीं हुई। अब अगर महिला आरक्षण ये देने में इतने ही अगर इनको सीरियसनेस थी तो इनको चाहिए था कि जब महिलाओं को टिकट बांट रहे थे तो टिकट बांटते महिलाओं को ही। इन्होंने दी 543 हमारी लोकसभा सीटों में से सिर्फ 53 सीटों पे अपने महिला उम्मीदवार खड़े किए, जो कि 9.7% होते हैं टोटल का। तो आपकी इनकी सीरियसनेस तो आपको इसी से दिख जाती है। कम से कम आप टिकट बांटने में तो रिजर्वेशन का एक जो जैसे कहते हैं कि पालन कर लेते, वहां पे नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। फिर इन्होंने दावा किया कि हम सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी। अनुराधा जी, अभी मेरी टर्न चल रही है, आपकी टर्न में आपने बोल दिया था, है ना।
तो अब सिक्योरिटी की बात चल रही है, तो वो पिछले कई दिनों से जो बेचारी हमारी महिला पहलवान वहां पे धरने पे बैठी हुई हैं, तो उससे ज्यादा तो अब मैं क्या कहूँ कि इनकी सरकार का उसकी भी जांच एक चल रही है। सांसद है, उसकी भी जांच चल रही है। अरे मैडम अभी मुझे बोल लेने दीजिए। आप बीजेपी वालों की यही खराब बात है कि आप किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देते। नहीं नहीं, आपको अच्छा ही नहीं दिखती ना हमारे मोदी जी ने अरे जो जब आपको प्रधानमंत्री टाइम बना आएगा है ना। तब आप बोलिए ना। आपसे वो बीजेपी की बात कर रहे थे तो आप कांग्रेस की बात कर रही थी। अब मैं अपनी कुछ पॉइंट्स रख रही हूँ तो आप फिर आ गई हैं अपने बीच में। आप पहले मुझे मेरी बात करने दीजिए। तो मैं ये बात कर रही थी कि सिक्योरिटी और रिजर्वेशन, मैंने तो सिर्फ 2 ही मुद्दे उठाए हैं ना, और वो भी मैंने कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जो मैं अपने घर से उठा के लेके आई हूँ। ये बीजेपी के क्यों आपको मैनिफेस्टो में राजस्थान में नहीं दिखती महिलाओं की सिक्योरिटी? अभी बीजेपी की बात चल रही है। महिलाओं की सिक्योरिटी राजस्थान में नहीं दिखती कि क्या राजस्थान का हाल हो रहा है? अभी आ रहा हूँ, अभी लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा अभी आपके पास में, अभी इनको बोलने दीजिए। हाँ, तो जो मैं तो इन्हीं के मैनिफेस्टो में से 2 पॉइंट उठा के 2 पॉइंट्स के तरफ ही मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और हमारी माननीय बहन को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई उसमें ही। तो मैं इसमें एक और छोटा सा सच्चाई में मिर्ची होती है। हाँ, सच्चाई में होती है। मैं तो खुद कह रही हूँ, सच्चाई मैं बोल रही हूँ, आप एक्सेप्ट कर रही है, धन्यवाद आपको। मैं खुद सच्चाई बोल रही हूँ। चलिए गुंजन, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक पहले आपका भी एक रिएक्शन, फिर मैं आऊंगा अपने सवालों पे कि 9 साल का जो सफर रहा, बीजेपी का अपना दावा है, आपका अपना दावा होगा, कांग्रेस का अपना दावा है और भी विपक्षी पार्टियों का दावा है, तो क्या कहेंगे 9 साल के सफर पर? 9 साल के सफ़र में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा महंगाई के लिए बोला गया था मोदी सरकार ने कि महंगाई से राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी। आज मैं बात करूँ सिलेंडर के भाव हम सबको ही पता है कि कहाँ पहुँच गए हैं। 410 से 1107 तक पहुँच चुके हैं महंगाई के भाव, जो कि राजस्थान सरकार के राज में बिल्कुल राजस्थान सरकार बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के लिए। आप अगर देखेंगे तो पेंशन स्कीम चालू कर रखी है। एक वृद्ध महिला को आज केंद्र किसी से पे केंद्र सरकार पे, तो केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के साथ किया है, जो हमारे देश की पहलवान महिलाएं थी जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया था, हमारे देश का तिरंगा ऊंचा किया था, उनके साथ क्या हश्र किया है। तो मेरे को नहीं लगता कि केंद्रीय सरकार जो कि महिलाओं के लिए कुछ सोचती है क्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे को ऐसा लगता है नारा बहुत गलत है। बेटी को घर बैठाओ और बहुत कुछ सिखाओ, घर के काम ही सिखाओ, ऐसा नारा बनना चाहिए। क्योंकि बाहर निकलेगी, पढ़ने जाएगी तो उसके साथ गलत ही होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए जो भी है एक्ट्स जो भी बन रहे हैं, तो कम से कम उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आज मैं देख रही हूँ उनकी सरकार के किसी व्यक्ति ने अगर मैडम के साथ में, जो अपनी पहलवान है उनके साथ में गलत किया है, तो उनकी जांच अभी तक चल रही है। मोदी जी को एक बार भी समय नहीं मिला कि उन पहलवानों से एक बार बात तो कर लेते। देश का तिरंगा लेके वो जो सांसद पहुंचे थे, सांसद पहुंचे खेल थे, मंत्री हमारे बराबर उनसे बात कर रहे हैं। जी गुंजन जी कंटिन्यू। तो सांसद जब वो पहुंचे अपना देश का तिरंगा लेके और अपनी बात रखने के लिए, तो वहाँ सांसद का उद्घाटन हो रहा था और देश का सम्मान हमें सड़क पे बहुत बेरहमी से जो रौनते हुए दिखा। तो उसके लिए मैं बहुत निराश हूँ कि ऐसे देश में हम रह रहे हैं कि जहाँ पे मोदी जी ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके मामले में उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए उनको। जी, लेकिन एक मुद्दे के अलावा आपको लगता है कि आपने कहा कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भारत क्या वास्तव में, क्या हम इस नज़रिए से देख पाते हैं कि महिलाओं के रहने लायक नहीं है, या महिलाओं का डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? डेवलपमेंट के नाम पे जिन्होंने हमारे देश के लिए पदक लेके आए, मेडल लेके आए, आज उनको सड़क पे बैठे हुए 1.5 महीना हो गया था। उनके साथ में कितनी बेइज्जती करी, उनके गद्दे वगैरह नहीं जाने दिया, उनको बैठने तक नहीं दिया जंतर मंतर पे। आए दिन उनके साथ गलत किया जाता था पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो कम से कम थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था कि किस जो महिला जिसके द्वारा हमारा देश चल रहा है, जो जग जननी है, उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं। तो इतना मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि क्यों गलत किया गया। और मैं आज एक महिला हूँ, अगर मेरे साथ भी गलत होगा तो मुझे शहीदों की पत्नियों को जब यहाँ पर घसीटा गया शहीद स्मारक पर, वो अपने राजस्थान का याद ही नहीं है हम लोगों को कि शहीदों की पत्नियों को। एक बात जानना चाह रहा हूँ, सुनिए अनुराधा जी, पहले तो आप ये तय करिए कि आपको अशोक गहलोत के कार्यकाल पे बात करनी है कि मोदी साहब के कार्यकाल पे बात करनी है? मोदी साहब के तो आप उसी पे योजनाएं बहुत है। नहीं, आप उसी पे आइए। आप एक बात मान के चलिए कि भारत के जितने राज्य हैं, अगर राजस्थान में हो रहे हैं तो बाकी राज्यों के अंदर तो चल रहा होगा कि वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। आप राजस्थान से अपन चर्चा को आप भटकाइए मत। अब केंद्र के 9 साल, मोदी साहब के 9 साल, मैं सिर्फ उसी के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। आप दाएं बाएं मत जाइए, या ये उदाहरण अगर आपको देने हैं तो दर्शक देख रहे हैं आपको कि इनके भी ऐसा होता था, उनके भी, आप अपनी बात रखिए।
अगर आपके पास में बताने को बहुत कुछ है, जो आपकी पार्टी भी दावा करती है, योजनाएं बहुत सारी मोदी जी लेके आए, तो आप उन पे चर्चा करिए। आप अगर ये कह करके कि राजस्थान में बेटी सुरक्षित नहीं है या राजस्थान में बिजली महंगी हो रही है, मुझे लगता है कि हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। आप मुद्दे पे हमने आपको आमंत्रित किया है, आप मोदी साहब ने जो काम किया आप उसको बताइए कि देखिए महिलाओं के लिए ये योजना लेके आए, इसका बेनिफिट मिला, इतने लोगों को मिला। आपके पास में बताने के लिए बहुत कुछ है। ये बलात्कार, महिलाओं को ऐसे कर दिया, उनको यूं कर दिया, उसके बाहर नहीं निकल पाएंगे हम। एजेंडा मैंने बहुत अच्छा छुआ है कि 9 साल में मोदी जी ने जो किया, आपके पास में बहुत कुछ है बताने के लिए। आई थिंक आप उस पर फोकस करेंगे तो दर्शकों के लिए भी ठीक रहेगा, आप अपनी पार्टी की बात रख पाएंगे। और अगर आप बलात्कार के इर्द गिर्द ही घूमती रहेंगे तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी टॉपिक के साथ में। आप बताइए, योजना है, उज्ज्वला योजना है, उसको लेकर आप बताइए। मुद्रा लोन योजना है, उसको लेकर के बताइए। जनधन खाते हैं, उनको लेकर के आप बताइए। बहुत सारी चीजें आप उनके बारे में बताइए, अगर आपके पास में उसकी जानकारी है तो। जी, मोदी जी ने सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजना शुरू की, महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ है। उन्होंने एक लखपति दीदी जो भी योजना निकाली, वो सबसे बड़ा लखपति दीदी की उनको आवास मिले और लखपति लाभार्थी हमारे यहाँ पर है। उसके अलावा पीएम मातृ वंदना योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभ मिला। और आज देश का प्रधानमंत्री अगर आते ही सबसे पहले ये सोचता है कि मेरी महिलाएं जो मेरे देश की बहनें हैं, बेटियां हैं, और वो अंधेरा होने का इंतजार करती है, तो उन्होंने इतने शौचालय बनाए कि आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा होगा। तो अंधेरा होने का इंतजार अब नहीं करना पड़ता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मोदी जी ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना में जो किया, आज किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। कि मोदी जी ने हर जगह शिक्षा में बेटी को जो जितना आगे बढ़ाया, आज बेटियां नाम रोशन कर रही है भारत देश का। उसके अलावा महिला लाभार्थी मुद्रा ऋण योजना है, जीरो टॉलरेंस पर उन्होंने खाते खुलवाए, प्रसव से जीरो बैलेंस और प्रसव से पूर्व महिलाओं की जो जांच होती है वो सारी मोदी जी ने फ्री करवाई। और प्रसव के बाद उनको सर्विस का अगर कोई महिला करती है तो उसको कितने दिन आराम करना चाहिए वो मोदी जी ने किया। उज्ज्वला के तहत बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त उन्होंने कनेक्शन दिलवाए गैस के। तो और पीएम ये क्या जन औषधि केंद्र, जहाँ सैनिटरी नैपकिन थे, वो मोदी जी ने सैनिटरी नैपकिन एक महिला, पहले महिलाएं कपड़ा लेकर अपना, इतना वो शर्म आती थी उनको और उसको उनको धोना पड़ता था, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता था। ये तमाम जो चीजें हैं, पहली बार नहीं, कोई नया मॉडल नहीं है ये। हर यूनियन गवर्नमेंट, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा राज्यों के पास होता है। गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की आए स्टेट के अंदर, क्योंकि वहां से अगर आ रही है योजना तो आपको वहीं आना पड़ेगा। दो बातें हैं, अब एक तरफ तो आप ये दावा कर रही हैं कि ये योजनाएं और जनता को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, और दूसरी तरफ फिर आप दूसरी जो पार्टियों की सरकारें हैं उनकी आप बुराइयां भी कर रही हैं। तो फिर धरातल पे उतार कौन रहा है इनको? हमारे मोदी जी, बीजेपी सरकार उतार रही है। यहाँ पर हम मोदी जी दे रहे हैं हम लोगों को काम। हम लोगों के जन तक जाते हैं, कच्ची बस्तियों में जाते हैं, लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो ये सब पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान योजना भी अशोक जी गहलोत ने उसको चिरंजीवी तो कर नहीं सकता, सरकारी ढर्राई तो कर रहा है ना, खुद के नाम से कर रहे हैं ना। आज मोदी जी ने वन चाइल्ड जो पढ़ाई का करा, मोदी जी ने वन चाइल्ड, वो भी मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम कर ली। तो क्यों? जब मोदी जी ने ये योजना, आयुष्मान योजना मोदी ने चलाई, वो मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी में कर दी। तो एक बात और बताइए मुझे, अभी इन्होंने सवाल खड़े किए दो, आपको नहीं लगता कि ये भी एक सवाल बनता है कि महिला पहलवानों को लेकर के, या नहीं बनता? सवाल ही नहीं बनता, ये सवाल बिल्कुल बनता है। और महिला पहलवान भी जानती है कि मोदी जी को बहुत चिंता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो परेशान है। चिंता ये कि 50-60 दिन से बैठी हुई है, अभी तक कोई चिंता नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। खेल मंत्री जी से पूरी बात चल रही है, पूरी मीटिंग हो रही है उनकी। खेल मंत्री जी कहते हैं कि हम जांच शुरू कर दी है, और ऐसा नहीं है, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, है ना? बिल्कुल 100%। दूसरी बात, अगर किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता पे आरोप लगता है तो बीजेपी कहती है कि तुरंत इसको अरेस्ट करके अंदर कर दीजिए। जिस नेता पर ऐसा क्यों होता है कि आपकी पार्टी के नेता की तो जांच चलनी चाहिए और दूसरी पार्टी को नेता हो तो बिल्कुल जांच चल रही है, और अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। मेरा सिंपल सा सवाल है, महिलाओं के मामले में अगर आपकी पार्टी का कोई नेता दोषी है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, और अगर दूसरी पार्टी का कोई नेता जिस पे आरोप लगता है तो उसके उठा के अंदर कर देना चाहिए। ये दो बातें क्यों होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं के मामले में अगर नजरिया एक ही होना चाहिए? ये दोहरा नजरिया नहीं है, पार्शियल नजरिया है ये। नहीं, बिल्कुल दोहरा नजरिया नहीं है जी। आप बिल्कुल जांच चल रही है और आप देखोगे। अनुराधा जी, मेरा वही सवाल है, आपकी पार्टी के किसी नेता पे आरोप लगे तो जांच चल रही है,
और दूसरी पार्टी का कोई नेता हो तो धरने प्रदर्शन करके और बैरिकेटिंग्स तोड़ दी जाती हैं और उसके बाद में कहा जाता है कि तुरंत इसको अरेस्ट करें। अगर सामने वाली ये बात दोनों को- बातें तो दूसरे पार्टी के जो नेता होते हैं वो तो ये मान के चलते हैं कि पुख्ता वो तो आरोपी हैं ही हैं, और आपकी पार्टी के किसी नेता पे आरोप लगता है तो वो इंतजार करना पड़ेगा अभी आपको कि कैसे मान ले कि वो दोषी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में दोषी हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जाए। वॉशिंग मशीन है वहाँ पे तो बहुत ऐसा माना जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी जांच चल रही है और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है कि अगर बीजेपी का कोई नेता इसमें शामिल है तो उसको सजा सुनिश्चित मिलेगी। मैडम शामिल है तभी तो सजा अभी तक नहीं मिल पा आपके रही जवाब है। से आप खुद संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है, बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, जी। अगर वो उन्होंने महिला के साथ कुछ गलत किया है तो उसका निष्पक्ष जांच होगी और उसको सजा जरूर मिलेगी। चलिए खैर, अब आपका जवाब है, कोई अभी बात खैर नहीं वो है, आपका लेकिन question मेरा जो ही सवाल समझ है नहीं बहुत ही पाई। सिंपल सा सवाल है कि अमुक व्यक्ति पर आरोप लगता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाता है, एक व्यक्ति पे आरोप लगता है तो उसकी जांच चलती रहती है, आरोप 2 साबित महीने भी तो 3 हो। महीने, और कब से तक जांच चलेगी कोई पता नहीं है। मैडम कोई महिला इतना झूठ नहीं बोलेगी उस एलिगेशन के साथ, उसको लाइफ टाइम रहना है और वो कैसे जिएगी आप ये खुद वो सोचिए। खुद देखिए आप एक महिला महिला पहलवान हैं, बातचीत कर रही है, आप महिला हैं और उसको एक अनुराग ठाकुर नाम जी दे से देता खुद है कि महिलाएं आपने महिलाएं इसको सेटिस्फाइड चलिए, ये भी है। एक मंच बना टॉपिक दिया था, गया मैं है। एक ही मुद्दे पर नहीं फोकस रखना चाहूंगा, नहीं तो होगा कि बस केवल हम चर्चा मोदी जी के 9 साल की बजाय और हम एक उस पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिंदु है मोदी साहब के 9 साल के कार्यकाल में कि ये सवाल बनता है जो हमने लिया है। मैं अभी मीनाक्षी जी आपके पास में आना चाहूंगा। उज्ज्वला योजना पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी योजना, क्या धरातलीय आधार है उसका जवाब आपको देना है। जनधन योजना जीरो बैलेंस पे कोशिश की गई, सरकार का दावा रहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की प्लानिंग्स की वो सीधे खाते में पहुंचेंगी, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि हम करप्शन फ्री माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं आपसे, तो कायदे से तो बहुत अच्छा है, अब आप लोगों को क्यों खामियां दिखती हैं इसमें? अब देखिए, उज्ज्वला योजना देखने में बहुत अच्छी योजना लगती है, निश्चित रूप से पॉल्यूशन भी कम होगा, महिलाओं को आंखें भी उनकी नहीं जलेगी और बहुत सारी बातें, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वैसे तो भी मैं मोदी सरकार को जुमलों वाली सरकार कहती हूँ, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन उज्ज्वला योजना में सिलेंडर एक बार मिल गया, भरवाने के लिए 1200 रुपए भी तो एक आदमी के पास होने चाहिए, एक गरीब परिवार के पास होने चाहिए। ये है उसकी जमीनी हकीकत। आज आपने वो जो मीम्स देखे होंगे ना कि सिलेंडर घर में बैठने के काम आ रहा है और पास में चूल्हा जल रहा है, वो सच्चाई है। मैं यहाँ जाती हूँ, आसपास की कच्ची बस्तियों में भी जाती हूँ, गरीबों के घरों में भी जाती हूँ, तो मुझे पता है उनके यहाँ पे क्या हालात है। वो सिलेंडर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने एक बार उज्ज्वला योजना में दे दिया, भरवाने के लिए तो पैसे चाहिए उसको, वो भरवाने के लिए पैसे, आपने सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। दूसरी बात, ये जो जनधन आपने खाते गए जीरो बैलेंस के नाम पे, खाते तो बहुत सारे खुल गए, वो जीरो बैलेंस खाता किस काम का, वो वापस खाली पड़े। तो ये हकीकत है, जहां पे काम करना चाहिए वहां पे तो काम किया नहीं। हमें काम करना था वुमेन इक्वलिटी के ऊपर, जो हमारी आधी आबादी है, 50% को रिप्रेजेंट करती है। वुमेन इक्वलिटी की जो बात कर रहे हैं होना भी चाहिए, ह्यूमन नेचर से भी अगर हम देखें तो होना चाहिए। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम ये भेदभाव कर रहे हैं कि महिला और पुरुष का, तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी है हमारे समाज और संविधान दोनों के साथ में, क्योंकि ये तो ईश्वर को फर्क नहीं करता इन सब चीजों में, हम ही करके यहाँ पे एक बिल्कुल, नजरिया बना संविधान में दिया। हमारी लेकिन दूसरी प्रेमबल बात, है, हाँ। जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसको लेकर के आप अभी कह रही हैं कि इक्वलिटी, आज देखिए महिला आत्मनिर्भर बनेगी तो अपने रास्ते खुद तय कर लेती हैं। आज बच्चियां मेहनत करती हैं, जहां उसे अवसर मिलता है, उसने बताया कि हाँ लड़का अगर जो काम कर रहा है जिस शिफ्ट के अंदर हो, चाहे कॉल सेंटर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, IPS ऑफिसर हों, IRS हों, स्टेट सर्विसेज में हो, जिस महिला को जहाँ जगह मिली है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। देश में प्रधानमंत्री महिलाएं रही हैं, राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति दूसरी राष्ट्रपति हैं। कोई कह सकता है कि पुरुष राष्ट्रपति ने काम किया था जो महिला राष्ट्रपति नहीं कर पा रही है, या महिला प्रधानमंत्री बनी वो काम नहीं कर पाई जो पुरुष प्रधानमंत्री ने किया, या कई राज्यों की महिला मुख्यमंत्री बनी हैं अभी भी हैं, वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष से मुख्यमंत्री कर पा रहा है। ऐसे कोई भी जहां अपॉर्चुनिटी मिली है उसने अपने आप को साबित किया है कि मैं कम नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जैसे मुद्रा लोन योजना मोदी जी लेकर के आए, अभी जिसका जिक्र भी कर रही थी अनुराधा जी, वो शायद यही सोच होगी कि कोई भी बेरोजगार चाहे या जिसके पास में कम पूंजी है वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक रास्ता मिल सकता है।
उसके जरिए बेनिफिट मिला है। अभी आंकड़ा भी था कि कितने लाख करोड़ रुपए के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो पब्लिक के अंदर हैं, तो उसका एक बेनिफिट मिला। तो आपको लगता है कि महिला आत्मनिर्भर बनी है? नहीं, देखिए, महिला आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बनी है, और सिनेरियो अगर हम बात करें हमारी आज़ादी से लेकर अब तक निश्चित रूप से चेंज हुआ है। लेकिन महिलाओं की एक विशेष परिस्थिति होती है। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन रही हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में थी, तो वहाँ पे हमें हमारे घर और नौकरी के साथ बहुत सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो वो निश्चित रूप से दोहरी भूमिका होती है। तो महिलाओं को एक विशेष उसकी जरूरत रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी अगर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, तो वो जेंडर इक्वलिटी नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें, हम यहाँ पे एक तरफ तो हमारी केंद्र सरकार ये बढ़ चढ़ कर कहती है कि हम GDP के हिसाब से वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, निश्चित रूप से हो गए हैं, और वो हम सबके लिए फख्र की बात है। लेकिन अगर हम जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 146 देशों में से हम 135वें नंबर पे आते हैं। तो वो भी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक जिसे कहते हैं ग्रोथ ही ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तब होती है जब वो सारे पैरामीटर्स पे ग्रोथ होती है। सिर्फ एक पैरामीटर को पकड़ के हम ग्रोथ को ग्रोथ नहीं कह सकते। तो जब तक हमारी आधी आबादी को इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिलेगा, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो हम नहीं कह सकते कि सही मायने में हमारा देश एक विकसित देश है। और बड़े मतलब मेरे को तो बड़े खेद की बात है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की आज हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो सरकार में अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्लोबल एवरेज है वो 26% है, और हमारे इंडिया का जो एवरेज निकल के आता है वो 14% का रिप्रेजेंटेशन का एवरेज निकल के आता है। और बड़े आपको बड़ा हैरत होगी, मैं भी अभी आने से पहले थोड़ी स्टडी कर रही थी, तो मुझे हैरत हुई कि नेपाल हमसे कहीं आगे है। और नेपाल की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान जहां पे पर्दा प्रथा है, यहाँ पे हम जानते हैं महिलाओं की कैसी स्थिति है, वो हमसे आगे है। वहां पे 22% रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान आपसे आगे। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान में महिला रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। महिला रिप्रेजेंटेशन जो भारत का आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। जो भारत कैसे नहीं रखते? भारत की आबादी, पाकिस्तान में महिला सुरक्षित है। मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। जिस मुद्दे पे बात हो रही हो ना, आप उसी मुद्दे पे रहिए। आप उसी पे हैं, लेकिन आप जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या नेपाल की बात कर रहे हैं, तो भारत रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। ग्लोबल एवरेज है 26। आप आंकड़ों पे नहीं जाए, और अगर देखे ना ऐसे आप, तो आप देखिए। तो फिर आप आंकड़ों पे क्यों जा रही हो? मैंने तो एक आंकड़ा नहीं बोला। आप आंकड़ों पे मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। दादाजी बोलना चाहिए, कायदे से आंकड़ों पे जाना चाहिए। आप पाकिस्तान, आप भारत में पाकिस्तानी महिलाएं भारत में अपने आप को सुरक्षित समझती ये देखो। महिला रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ की महिलाएं कम है क्या? एक मैं निवेदन करूँ आपसे, आपने सुना नहीं ठीक से। इन्होंने ये कतई नहीं कहा कि महिला सुरक्षित है कि नहीं वहाँ पे। अपने देश की आप सुनिए तो सही। इन्होंने ये नहीं कहा कि महिलाओं की वहाँ जिंदगी बदतर है, कैसे, ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति को लेकर के इन्होंने चर्चा। नहीं, मैंने तो खुद कहा यहाँ पे पर्दा प्रथा और सारी चीजें होने के बावजूद वहाँ पे महिला रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है। नहीं, लेकिन भारत का भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन। नहीं सुन रही हूँ मैं दीदी। आप कैसे सुन रही है? यहाँ तक 14% रिप्रेजेंटेशन है, इसको कैसे झुटला सकती है? आज हमारी संसद में सिर्फ 78 महिला सांसद है, कैसे झुटला सकती है आप इसको? हमारे 77 मिनिस्टर के अंदर मोदी जी के आने से, मोदी जी के आने से, मोदी जी की सरकार में तो जो सांसदों का रिप्रेजेंटेशन है वो 10% से कम है। ये टोटल रिप्रेजेंटेशन है। मोदी जी का योगदान। प्रतिनिधित्व की बात कर रही हूँ मैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रही हूँ मैं। प्रतिनिधित्व महिला कर रही है। आज राष्ट्रपति महिला है, तो ये किसके देन है? अरे राष्ट्रपति महिला, उसको संसद के दूसरी महिला है, बुलाया नहीं। महिला इससे पहले रह चुकी है प्रतिभा पाटिल। उसको संसद के उद्घाटन में बुलाना, तो जबकि संसद के लिए तो आप लोग ही विपक्ष में, जबकि ये एक निस्वार्थ भाव से सबको जाना चाहिए। संसद भवन में भी इन लोगों ने अपने आप को विपक्ष कर रखा। लगा आप उनको संसद भवन में बुला रहे हैं कि वो देखें और उनका खून और खौल उठे जिनके साथ गलत हुआ है। तो सारे गठबंधन जितने भी ना कहते ना कि चोर भाई, सारे गठबंधन एक जगह होकर मोदी जी को बस अच्छे व्यक्ति के पीछे पड़ना है। सुनिए, महंगाई को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा। महंगाई को लेकर के ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, इस वजह से उसको एक स्टेबल करने की कोशिश की। दुनिया महंगाई से जूझ रही है, लेकिन मोदी जी का ये सशक्त नेतृत्व है, ये बीजेपी का दावा है, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। महंगाई है, इसे खारिज नहीं करती बीजेपी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, दुनिया के स्थितियों से बेहतर है। और अभी अनुराधा जी पता नहीं कैसे भूल गई हैं,
दुनिया बॉस की तरह देखती है मोदी जी को, गलत नज़र से देखती मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि तो बॉस में उन्होंने गलत नजर कैसा हुआ? गलत नज़र ऐसा हुआ कि एक बॉस की आइडेंटिटी मेरे हिसाब से ये होती है कि वो हर चीज़ में जब अच्छे होते हैं तब एक बॉस कहलाते हैं वो। लेकिन मैं देखूं महंगाई में भी कोई राहत नहीं है आज, जैसा कि अगर राजस्थान की मैं थोड़ी बहुत बात करूं तो जितनी भी पॉलिसीज़ अभी महंगाई राहत कैंप में दी जा रही है, अगर ये हमें सरकार दे देती, ये सेंट्रल से ही हो जाता या मोदी सरकार हमें दे देती तो कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता। और ये जो मैम ने जो बात करी है उज्ज्वला गैस की, तो सही बात है कि वो सिलेंडर भरवाने तक के वापस पैसे नहीं थे, जो कि आज राजस्थान सरकार 500 रुपये में वो सिलेंडर दे रही है उज्ज्वला वालों को। और जैसे ये चिरंजीवी योजना है, ये इलाज के लिए लोगों को अपना केंद्र पे अपन मोदी सरकार की योजनाओं पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि मैं माफी चाहूंगा, मैं मीनाक्षी जी को थैंक्स दूंगा कि इन्होंने जरा सा भी दिल्ली सरकार की योजनाओं का जिक्र नहीं किया, कि जो टू द पॉइंट बातें की है। तो आप भी कोशिश करिए कि मेरे जो सवाल हैं सीधा अपन उन्हीं पे बात करें। डीजल पेट्रोल के भाव भी आप देख सकते हो कितने बढ़ गए हैं, पहले कितने थे और अब इन 9 साल में कितने बढ़ गए हैं, डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, और आज 1107 रुपए का डीजल आता है 1 लीटर, या पेट्रोल आता है, तो कितना गलत हो जाए। 107 रुपए, 107, हाँ जी 107 रुपए का, सॉरी। और अगर राजस्थान डीजल की में। बात करूंगी तो 93 का डीजल है। तो महंगाई आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ जा रही है। नोटबंदी कर दी, आज महिलाओं ने जो इकट्ठा करके रखा हुआ था कि भाई कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखती है महिला अपने घर में, जिनका अकाउंट नहीं होता है और जो असमर्थ होती है अकाउंट बनाने में महिलाएं, उनके लिए। नहीं, लेकिन उसके लिए तो सरकार का दावा है कि जनधन खाते खोले हैं और आपके पास में पैसे भी नहीं है, तो जीरो बैलेंस पे खाते खोले मोदी जी ने। सर उसका कुछ यूज होता तभी ना, और नोटबंदी में वो भी निकलवा लिया जो भी सेविंग्स थी। और फिलहाल अभी आप देख लो 2000 के नोट भी बंद हो गए हैं, और उस टाइम पे कितनी लोगों को दिक्कत आई मोदी थी जब सरकार 500 आने से हजार के तो नोट बंद हुए भ्रष्टाचार थे। खत्म हुआ है, तब डायरेक्ट शादियों में जनधन कितनी खाते में दिक्कत पैसा आ आता है, गई थी। बीच का कोई बिचौला खाने वाला नहीं है। कोरोना में भी अपन ने स्थिति देखी थी कि कितनी कंट्रोल में थी, जैसी कि अपन ने देखी थी कि भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो इलाज ही नहीं करा पा रहे हैं। आज कोरोना में तो सीरिंज मोदी जी ने वगैरह कुछ सबसे भी अच्छा खरीद पा रहे हैं। उपहार दिया है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। आज पूरे देश में एक भारत देश ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में भारत देश ऐसा है जहां पर कोविड शील्ड और कोवैक्सीन मोदी जी ने तुरंत जल्दी से जल्दी, आज हम आर्थिक दृष्टि से चाहे कोई सी भी सरकार हो सब उभरी है तो मोदी जी के कारण। ये सबसे बड़ा, आज यहाँ सब बहनें बैठी, उन्होंने भी वही वैक्सीन लगवाई, तो देन है मोदी जी वो की। सब यही बोलते हैं कि हमको कोई राहत नहीं मिली है ऐसी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। खैर, आपने अपने सबने अपने विचार व्यक्त किए। हमने कोशिश की थी, वैसे तो बीजेपी से रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई ऐसा सांसद या कोई महिला, आपके कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी मिल सके ताकि हम एक बड़ा पैनल करके और उनसे सवाल जवाब करा सके। लेकिन चलिए, अनुराधा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, अपनी योजनाओं को लेकर चर्चा की। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि मुद्दे पे फोकस रखना चाहिए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें बहस में मजा भी आता है और एक पता लगता है कि हम किस रूट पे जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।